वकील साहब का हंसता खेलता परिवार था। उनकी पत्नी सीधी सादी घरेलू महिला थी। वकील साहब दिल फेंक थे, बाहर औरतों से उनका चक्कर चलता है, ये भी जानती थीं। पर एक दिन सौतन ले आएंगे, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थीं। जब वकील साहब सौतन लेकर आए तो उस दिन वे बहुत रोईं। वकील साहब ने समझाया, सरिता, तुम तो घर की रानी हो, इस बेचारी को घर का एक कमरा दे दो, पड़ी रहेगी, तुम्हारे घर के कामों में हाथ बटाएगी, हमेशा तुम्हारी बात मानेगी। तुमको तो फ्री में एक काम वाली मिल गई, तुम तो खुश हो जाओ। लेकिन वे रोती रहीं, बोलीं, मेरे होते हुए तुमने दूसरा विवाह क्यों किया? वकील साहब बातों के धनी थे, फुसलाते हुए बोले, सरिता माफ़ कर दो, गलती हो गई, अब जो कहोगी वही होगा, बस इसको इस घर में रहने दो, इस घर की रानी तो तुम ही रहोगी। सरिता जी का दिल कर रहा था कि अपने बच्चे लें और मायके चली जाएं, वकील साहब की सूरत कभी न देखें। पर मायके जाएं तो किसके भरोसे, पिता है नहीं, भाइयों पर माँ ही बोझ हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के 14 साल बाद 40 साल की उम्र में वकील साहब ये गुल खिलाएंगे। बसा बसाया घर उजड़ गया था। वकील साहब ने सरिता जी के रोने धोने का कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो अपनी नई पत्नी में मगन थे। नई पत्नी को लाने पर वो खुद को जवान महसूस कर रहे थे। जो जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था, अब उसमें उफान आने लगा था। वकील साहब ने नीचे अपने ऑफिस के बगल वाले कमरे में अपनी दूसरी पत्नी का सामान रखवा दिया और ऊपर पहली पत्नी के पास आ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सरिता जी का दिल टूट गया था। इतने जतन से पाई पाई बचाकर मकान बनवाया था, सोचा भी न था कि गृहस्थी किसी के साथ साझा करनी पड़ेगी। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, गुजर ही जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे। सरिता जी रो धोकर चुप हो गईं। पहले वकील साहब एक दिन ऊपर खाना खाने आते और एक दिन नीचे खाते थे। फिर धीरे धीरे ऊपर आना बिल्कुल बंद हो गया। उनकी नई पत्नी में चाह इतनी बड़ी कि वकालत पर ध्यान कम देने लगे, आमदनी घटने लगी और परिवार बढ़ने लगा। छोटी पत्नी के हर साल एक बच्चा हो जाता, इसलिए सरिता जी को कम खर्चा देने लगे। सरिता जी के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। सरिता जी ने हालात से समझौता कर लिया था। हाई स्कूल पास थीं, इसलिए मोहल्ले के ही एक स्कूल में पढ़ाने लगीं। बच्चों की छोटी मोटी ज़रूरतें खुद ही पूरी करतीं। शाम को घर पर ही ट्यूशन पढ़ातीं, जिससे अपने बच्चों की ट्यूशन की फीस देतीं। अब उनका एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे बेटी को खूब पढ़ाना और उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना। पति और सौतन के साथ रहने का उनका निर्णय केवल बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए ही था। वे जानती थीं कि बच्चों के लिए माता पिता दोनों आवश्यक हैं। जैसे तैसे समय गुजरता गया। पूरे घर पर नई पत्नी का कब्जा होता गया और इसमें ज़्यादा हाथ वकील साहब का ही था। जब भी घर में कोई छोटी मोटी बात होती तो वकील साहब नई पत्नी का ही पक्ष लेते, सरिता जी को डांट देते। बेचारी सरिता जी अपना दिल महसूस कर रह जाती। बच्चों का मुंह देखती थीं, इसलिए कुछ न कहती। अब सारे घर पर छोटी पत्नी का राज था। बड़ी पत्नी और उनके बच्चे कमरे में रहते थे, जहाँ कभी किसी विशेष कारण से ही वकील साहब बुलाए जाने पर आते थे। इस तरह समय बीतता गया और फिर एक दिन वकील साहब अपनी भरी पूरी फैमिली छोड़कर इस दुनिया से चले गए। नए पत्नी की 5 लड़कियां थीं और 2 बच्चे सरिता जी के थे। मरने से पहले अपना पुश्तैनी मकान भी छोटी पत्नी के ही नाम कर गए, ये कहकर कि इसको 5 बेटियों का साथ है, कहाँ जाएगी। वकील साहब के मरते ही छोटी पत्नी ने मकान बेच दिया और अपने बच्चों को लेकर और सारा पैसा लेकर अपने मायके चली गई। पीछे रह गईं सरिता जी और उनके दोनों बच्चे। लेकिन सरिता जी ने हिम्मत नहीं हारी। एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगीं। स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अब कपड़े सिलाई करने लगीं। बस अपने लक्ष्य से नहीं हटीं। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उन्हें कुछ बनाना है। धीरे धीरे समय थोड़ा सा आगे को और सरका। सरिता जी की बेटी शालिनी की एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। देखने में सुंदर थी, पर शादी के नाम से भड़कती थी। वो अपनी माँ का अतीत देख चुकी थी, इसलिए शादी नहीं करना चाहती थी। सरिता के बहुत समझाने पर वो शादी के लिए राजी हो गई। पीयूष अच्छा लड़का था और अच्छे परिवार से था। सरिता जी के बहुत समझाने पर, या फिर यूं कहिए मरने की धमकी देने पर, शालिनी ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, पर अपनी शर्तें एक पेपर में लिखकर पीयूष को दे दी। पीयूष शालिनी के पड़ोस में रहता था और शालिनी से मोहब्बत करता था। शालिनी की मोहब्बत में पागल पीयूष शालिनी की सारी शर्तें मान लीं। पीयूष ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। लेकिन शालिनी ऐसे नहीं मानने वाली थी। उसने बात साफ की,
बोली, ऐसे कह देने से नहीं, शर्तनामे पर तुम्हें हर शर्त अपने हाथों से लिखना होगी और अपने साइन भी करने होंगे। लिखना होगा कि मेरे रहते तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, और अगर कभी हम अलग हों तो हमारे बच्चे हों तो वे हमारे साथ रहेंगे। शालिनी को पीयूष बचपन से जानता था, उसके दिल का डर समझता था। पीयूष को पता था कि शालिनी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, इसलिए उसके दिल में डर बसा हुआ है। बोला, शालिनी, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। शालिनी मान गई और दोनों की शादी हो गई। पीयूष ने शालिनी को इतनी मोहब्बत दी कि वो अपना सारा डर और सारा दर्द भूल गई। कभी कभी तो शालिनी को भी उसकी मोहब्बत से डर लगने लगता। वो सोचती, भगवान न करे जो हमारी मोहब्बत को किसी की नज़र लगे। मोहब्बत के झूले में झूलते हुए उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। दोनों की अच्छी जॉब, अच्छा फ्लैट, एक प्यारी सी बेटी थी। कुल मिलाकर खुशहाल जीवन था। शादी के 12 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। घर और ऑफिस संभालना शालिनी के लिए मुश्किल होने लगा, और अब तो शालिनी का प्रमोशन भी होने वाला था, इसलिए और भी ज़्यादा काम बढ़ गया था। प्रमोशन लेने की वजह से वो ऑफिस पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी, और घर संभालने के लिए उसने एक बाई रख ली थी। बाई ने घर को संभाल रखा था। बेटी भी बड़ी हो गई थी, वो अपना सब काम खुद ही कर लेती थी। शालिनी उसको पढ़ाने का समय भी नहीं दे पा रही थी, इसलिए ट्यूशन लगा दिया था। शालिनी का सारा ध्यान ऑफिस के काम पर था, घर की ओर से वो निश्चिंत थी। एक बार शालिनी ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। आज उसे रात को आना था, पर उसका काम सुबह ही खत्म हो गया, तो वो दिन में ही फ्लैट से आ गई। उसने सोचा, इस समय बेटी स्कूल में होगी, पति ऑफिस में, और बाई तो 5 बजे आएगी। घर जाकर पहले फ्रेश होगी, उसके बाद एक कप चाय पियेंगे और फिर आराम करेगी। यही सब वो सोचकर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आई तो देखा लाइट जल रही है। बेडरूम से कुछ आवाज़ें आईं। उसे हैरत हुई कि इस समय तो पीयूष को ऑफिस में होना चाहिए, वो घर पर क्या कर रहा है। वो दबे पैर बेडरूम तक आई तो अंदर का नज़ारा देखकर वो अबाक रह गई। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से जान ही निकल गई हो। अंदर पीयूष और बाई एक साथ। उन दोनों को इस हालत में और ज़्यादा देर देखती तो उसका दिल ही फट जाता। वो वापस ड्राइंग रूम में आ गई। पीयूष दौड़ता हुआ उसके पास आया और बाई दबे पैर खिसक ली। पीयूष शालिनी को सफाई देने लगा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरी तबीयत खराब थी तो वो सिर दबाने लगी और मैं बहक गया। उसने भी मना नहीं किया, मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आज तक कभी तुम्हारे अलावा किसी और को देखा भी नहीं। पता नहीं वो कौन सा कमज़ोर पल था जिसमें मैं बहक गया। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम इतने दिनों से मुझसे दूर थी तो उस समय भी तुम्हारा ख्याल ही मेरे दिल में था, और भी न जाने वो क्या क्या कहता रहा। शालिनी बुत बनी बैठी रही और वो माफ़ी मांगता रहा। शालिनी कुछ नहीं बोल रही थी, बोलने के लिए बचा ही क्या था। पीयूष को इस हालत में देखकर उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पीयूष उसको धोखा देगा। वो धीरे से उठी और अपने और अपनी बच्ची के कुछ कपड़े बैग में डालने लगी। बच्ची आई तो उसे लेकर अपनी मम्मी के पास चली गई। पीयूष उसे रोकता रहा, माफ़ियाँ मांगता रहा, पर अपनी मोहब्बत की दुहाइयाँ भी देता रहा, बच्ची का हवाला भी देता रहा, मगर शालिनी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। घर आकर माँ को सारी बात बताई और फपक फपक कर रो पड़ी। बोली, पीयूष ने मुझे धोखा दिया है, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। सरिता जी का दिल रो पड़ा। बरसों पहले जिस आग में उनका घर जला था, आज उनकी बेटी के घर पर भी उसकी आँच आ गई थी। शादी से पहले इतनी शर्तें रखने से भी क्या हुआ, पीयूष ने उन शर्तों को भी तोड़ दिया। सब मर्द एक जैसे होते हैं, जब जिसे मौका मिल जाए कोई नहीं चूकता। बेटी के दुखों को महसूस कर सकती थी वो, क्योंकि इसी आग में वो खुद जली थीं। शालिनी के साथ साथ सरिता जी भी रो रही थीं। सरिता जी ने बेटी को संभाला। बेटी, मैं तुम्हारा दोह समझ सकती हूँ, लेकिन तुम ज़्यादा मत सोचो, खुद को बीमार कर लोगी। फ्रेश हो जाओ और जाकर तुम सो जाओ। उसका सिर अपनी गोद में रखकर सरिता जी सहलाने लगीं। दूसरे दिन जब शालिनी ऑफिस गई और बच्ची स्कूल, तो पीयूष आया। जानता था सरिता जी अकेली होंगी। नौकरानी ने बैठाया, सरिता जी को नमस्ते किया और सोफे पर बैठ गया। चेहरा लटका हुआ था, सरिता जी से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। फिर धीरे से बोला, आंटी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं एक कमज़ोर पल में बह गया था, मुझसे गलती हो गई। मैं कसम खाता हूँ अब कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, शालिनी से भी माफ़ करवा दीजिए। इतना सब वो एक ही सांस में कह गया था। सरिता जी चुप रहीं। वो क्या बोलती,
वकील साहब का चेहरा सरिता जी की आंखों के सामने घूम गया। पीयूष की हरकत पर उनको बहुत दुख था और गुस्सा भी आया था, लेकिन उम्र के साथ तजुर्बा बहुत आ गया था उन्हें। वकील साहब का चेहरा भी याद था, गलती करने के बाद भी कैसे बेशर्मी से वो सरिता जी से बहस कर रहे थे और कैसे धांधली से अपनी नई पत्नी को लाकर घर में बिठा दिया था। लेकिन पीयूष की बातों में, आंखों में शर्मिंदगी और पछतावा था। वे धीरे से बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, जैसा शालिनी चाहे। आंटी जी प्लीज कुछ करें, मेरा घर टूटने से बचा लें। मेरी बेटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, और मैं शालिनी के बिना जी नहीं सकता। सरिता जी कुछ न कह सकीं। शाम को जब शालिनी ऑफिस से आई तो सरिता जी ने बताया कि पीयूष आया था और माफ़ी मांग रहा था। शालिनी को गुस्सा आ गया। आपने उसे आने क्यों दिया? हमारा कोई रिश्ता नहीं, मैं उससे तलाक लूँगी। सरिता जी को याद आया जब वकील साहब दूसरी बीवी ले आए थे तो वे भी मायके जाने चाहती थीं, पर उनका ना तो कोई सहारा था, ना वे अपने पैरों पर खड़ी थीं। आज शालिनी अपने पैरों पर खड़ी है, अपने फैसले खुद ले सकती है। फिर सोचने लगी, तलाक से इस मासूम बच्ची का क्या होगा? माँ या बाप किसी एक से कट जाएगी। अगर दोनों ने दूसरी शादी कर ली तो इसका क्या होगा? वे अंदर ही अंदर डर गईं और अपने बेटे को शालिनी और पीयूष के बारे में बताया तो वो दूसरे ही दिन आ गया। दोनों बहन भाई की एक ही राय थी कि तलाक ले ली जाए। पीयूष रोज फ़ोन करता, मैसेज भेजता, पर शालिनी जवाब न देती। पीयूष सरिता जी से मिन्नतें करता, आंटी जी आप सब ठीक कर सकती हैं, एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए और शालिनी से भी माफ़ करवा दीजिए। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, एक कमज़ोर पल था जो मुझ पर हावी हो गया था। एक दिन शालिनी ऑफिस से अपने घर फ्लैट पर कुछ सामान लेने गई। उसने देखा घर बिखरा पड़ा है, किचन में भी कुछ बाहर का खाना पड़ा है। वो समझ गई बाई नहीं आ रही। घर में हर तरफ लिखा था, आई एम सॉरी, वापस आ जाओ शालिनी। शालिनी को लगा पीयूष 40 साल का नहीं, कोई नवयुवक हो और उसे मना रहा हो। धीरे धीरे कई कोशिशों के बाद पीयूष ने सरिता जी को विश्वास दिला ही दिया कि ये एक कमज़ोर पल की भूल थी। उसने पहले कभी कोई बेवफाई नहीं की थी। सरिता जी ने सोचा कि ये तो सच है कि पीयूष से भूल हो गई। अपनी गलती पर उसे शर्मिंदगी भी है, माफ़ी भी मांग रहा है, प्रश्न बच्ची का भी है। वो दोनों में से किसी एक से छिन जाएगी। क्या उसे एक अवसर देना चाहिए? सरिता जी ने पीयूष को बताया कि शालिनी तलाक लेने की तैयारी कर रही है। ये सुनते ही पीयूष दौड़ा दौड़ा आया, आंटी जी अगर शालिनी ने तलाक की अर्जी डाली तो मैं मर जाऊंगा, मुझे एक मौका दीजिए। और फिर बच्चों की तरह रोने लगा। सरिता जी को उस पर दया आने लगी। बोली, तुम रो मत, मैं आज ही उससे बात करूंगी। शालिनी जब ऑफिस से आई तो सरिता जी ने कहा, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शालिनी वहीं उनके पास बैठ गई। सरिता जी बोली, जब तुम्हारे पिताजी दूसरी बीबी ले आए थे तो मैं भी उन्हें छोड़ना चाहती थी, पर सामने तुम दोनों बच्चे थे। आपकी बात अलग थी, मैं खुद को और अपनी बच्ची को संभाल सकती हूँ। उसकी गलती की सज़ा उसे मिलनी ही चाहिए। शालिनी गुस्से से बोली, उसकी गलती की सज़ा उसके साथ साथ तुम अपनी बेटी को भी दोगी, या तो उसका बाप छिनेगा या माँ। और अगर तुम दोनों ने दूसरी शादी कर ली तो इसका क्या होगा? मम्मी, एक शादी से दिल नहीं भरा जो दूसरी करूँगी। रह गया पिता तो ऐसे पिता के होने से न होना भला। शालिनी के मन की सारी कड़वाहट होंठों पर आ गई। सरिता जी जानती थीं इसका गुस्सा जायज है। उन्होंने बहस नहीं की। बोली ठीक है, अगर तुमको लगता है कि तुम अकेली ही अच्छी परवरिश कर सकती हो तो ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम तलाक की अर्जी 6 महीने बाद डालो। कुछ वक्त दो, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा मैं मानूंगी। नो बे मम्मी, मैं तो 6 दिन भी न दूँ। जब तक मुझे याद आता रहेगा पीयूष और बाई, तो घिन आती है उसके नाम से। कोई इतना कैसे गिर सकता है? सरिता जी ने दुनिया देखी थी, अपने पति को बहुतों के साथ देखा था। उन्होंने अपने अनुभव का निचोड़ बताया। वह एक बकती हरकत थी, उसका कोई अफेयर नहीं था। जब एक औरत और एक मर्द अकेले हों तो दोनों के बीच तन्हाई में कमज़ोर पल आ ही जाता है। मैं भी तो ऑफिस में अकेली मर्दों के साथ घंटों काम करती हूँ, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आत्मसंयम और मर्यादा ही इंसान होने की पहचान है, वरना जानवर और आदमी में क्या फ़र्क है? मैंने अब तक तुमसे कुछ नहीं कहा, पर बहुत सोचकर तुमसे समय देने को कह रही हूँ। आगे तुम्हारी जो मर्जी वो करना। ठीक है, आप कहती हैं तो मान लेती हूँ, पर मेरे फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शालिनी ये सोचकर मान गई कि उसे भी तो कुछ काम निपटाने हैं। प्रॉपर्टी के पेपर अपने नाम करवाना है और सेविंग्स में नॉमिनी बदलना है, वगैरह वगैरह। फिर अभी ऑफिस का भी प्रेशर है।
रात को रोज की तरह पीयूष ने फ़ोन किया तो शालिनी ने उठा लिया। पीयूष ने खुशी और अचंभे के मिले जुले स्वर में बोला, शालिनी मुझे माफ़ कर दो, वापस आ जाओ। शालिनी ने तटस्थ स्वर में कहा, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ हाँ जब कहो, शालिनी बोली। कल ऑफिस के बाद घर पर, और फ़ोन रख दिया। ऑफिस के बाद शालिनी घर पहुंची। पीयूष उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। घर भी उसने कुछ ठीक कर रखा था। पीयूष ने शालिनी का हाथ पकड़ना चाहा तो उसने झड़क दिया और दूर बैठ गई। पीयूष, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती, शांति से सब तय करना चाहती हूँ। मेरा तुम्हारा ज्वाइंट अकाउंट बंद करना है, इंश्योरेंस और पॉलिसीज में नॉमिनी हटाना है। इस फ्लैट में तुम्हारा जो पैसा लगा है तुम ले लो, मैं इसे अपने नाम करवाना चाहती हूँ। मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं कोर्ट में तलाक की अर्जी देने जा रही हूँ। थोड़ी देर के लिए पीयूष चुप रहा, फिर बोला, शालिनी मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा और हमारी बेटी का है। तुम सब ले लो, बस मुझे मेरी शालिनी दे दो। मुझे एक बार माफ़ कर दो, मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा ना दो। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं तो मैं ये ज़िंदगी ही ख़त्म कर दूंगा। लेकिन शालिनी ने पीयूष की एक न सुनी, वो उठकर चली गई। अब बस वो ऑफिस जाने और मन लगाकर काम करने में और बेटी के साथ उसका समय बीतने लगा। सरिता जी के कहने पर और बेटी की जिद पर वो राजी हुई कि पीयूष सप्ताह में एक बार अपनी बेटी से मिल सकता है, उसे बाहर लेकर जा सकता है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को उसके पिता की असलियत पता चले। ईसाइयों में यदि उसे पिता के घिनौने कारनामे का पता चलेगा तो वो न जाने क्या प्रतिक्रिया करे। पीयूष सप्ताह में 2 घंटे के लिए बेटी को घुमाने ले जाता, गिफ्ट दिलाता और शालिनी की पसंद का भी कुछ बेटी के साथ भेज देता, पर वो आंख उठाकर भी न देखती थी। तभी शालिनी की पदोन्नति हुई, साथ ही मुख्यालय में तबादला भी हुआ। शालिनी को ना चाहकर भी दिल्ली जाना पड़ा, बेटी को नानी के पास छोड़ना पड़ा। स्कूल का सेशन समाप्त होने में अभी 2 महीने थे। सरिता जी ने आश्वासन दिया, मैं संभाल लूँगी, तुम जाओ, मगर हर वीकेंड पर आ जाना। मुख्यालय में उसके कुछ पूर्व साथी भी थे। सबने स्वागत किया। एक प्रोजेक्ट में उसको विजय के साथ रखा गया। विजय शालिनी का पुराना साथी था और उसको पसंद भी करता था, हालांकि विजय शादीशुदा था। विजय और शालिनी साथ साथ काम करते हुए काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताते। जिस प्रोजेक्ट पर दोनों काम कर रहे थे उसमें क्लाइंट की लोकेशन पर भी जाना होता था। दोनों साथ साथ जाते, होटल में रहते और काम पूरा करके आते। घंटों अकेले एक साथ काम करते। आज भी दोनों सुबह की फ्लाइट से गए थे। दिन भर काम करके रात को होटल पहुँचे। विजय बोला, फ्रेश हो लो, फिर खाना खाने नीचे ड्राइंग रूम में चलते हैं। तुम जाओ, मैं अपने रूम में ही कुछ मंगवा लूँगी। विजय बोला, ठीक है, मेरा भी कुछ ऑर्डर कर देना, साथ ही खा लेंगे। विजय शालिनी को चाहता भी था, उसका आदर भी करता था। शालिनी के हेड ऑफिस आने के बाद विजय ने कभी अपने पुराने प्यार को प्रकट नहीं किया। वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों में खुश था। विजय शालिनी के कमरे में आ गया। खाना आने की प्रतीक्षा में दोनों काम से जुड़ी बातें ही करते रहे। इसी बीच समीर की पत्नी का फ़ोन भी आया। समीर की और उसकी पत्नी की बातों से लग रहा था दोनों सुखी व संतुष्ट हैं। खाना आया। दोनों खाना खाते खाते पुराने दिनों की बातें करने लगे। विजय ने शालिनी से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, यदि तुम पीयूष से शादी ना करती तो क्या मुझसे शादी कर लेती? शालिनी झिझकी, फिर बोली, शायद हाँ। विजय ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे पहले बताती तो मैं उसको गोली मार देता। बात आई गई हो गई। दोनों ने खाना खाया, फिर विजय अपने कमरे में चला गया। रात को सोने के लिए लेटी तो उसे पीयूष की याद आने लगी। उसे पीयूष की मजबूत बाहों के घेरे याद आने लगे, जिसमें छुपकर वो सारी थकावट भूल जाती थी। पीयूष को याद करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन विजय शालिनी बहुत व्यस्त रहे। आज भी खाना कमरे में मंगवाते हैं, ठीक है? विजय ने कहा तो शालिनी बोली, हाँ ठीक है। फिर विजय फ्रेश होकर शालिनी के कमरे में आ गया। खाना ऑर्डर करके दोनों बातें करने लगे। खाने के बाद विजय ने चाय बनाकर शालिनी को दी तो दोनों का हाथ एक दूसरे से टकराया। दोनों की नज़रें आपस में टकराईं, फिर दोनों ने ही नज़रें झुका लीं। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दोनों पास पास बैठे थे। एक अजीब सी चाह शालिनी ने अपने मन में महसूस की, जैसे वो विजय के सीने से लगकर रोना चाहती हो, अपने मन का सारा गुस्सा विजय के सीने से लगकर निकालना चाहती हो। फिर उसने देखा विजय की निगाहें भी उसके ऊपर टिकी थीं। शायद वो भी शालिनी को अपनी बाहों में जकड़ना चाहता है। तभी उसे लगा, कहीं यही वो एकांत कमज़ोर पल तो नहीं जिसके बारे में मम्मी कह रही थीं। वो संभल गई और उठकर इधर उधर कुछ रखने उठाने लगी और बोली, अच्छा कल मिलते हैं। विजय भी उठते हुए बोला, हाँ देर हो गई, गुड नाइट। अगले दिन दोनों वापस आ गए।
शालिनी अपनी माँ के पास चली गई। मम्मी उसे बताने लगी कि उसकी बेटी खाना खाने में नखरे करती है। पीयूष बेटी का बहुत ध्यान रखता है, अपने साथ ले जाता है, बराबर फ़ोन करता है। मम्मी पीयूष की प्रशंसा की जा रही थी। शालिनी ने पीयूष को फ़ोन किया, बोली, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी। वो पीयूष से मिलने चल पड़ी। पीयूष पलके बिछाए उसकी राह ताक रहा था। घर लगता था पीयूष ने ही साफ किया था। बेडरूम पर नजर गई तो बदला बदला सा लगा। पीयूष बहुत प्यार से बोला, अब तो वापस आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो। शालिनी एकांत कमज़ोर पल क्या होता है ये जान चुकी थी। उसने पीयूष को माफ़ कर दिया। पीयूष ने शालिनी का हाथ पकड़ा और दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? शालिनी ने पीयूष को माफ़ करके ठीक किया या गलत? उसका फैसला सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।